नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विजयवर्गीय ने दी कांग्रेस को गिरेबान में झांकने की सलाह। भांजी ने की शिवराज से इच्छा मृत्यु की मांग। कंप्यूटर बाबा ने बनाया उपचुनाव को धर्म अधर्म का युद्ध। हापुड़ में दबंगों ने सड़क पर दौड़ाकर परिवार को पीटा। भोपाल की एक युवती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा भांजी का रिश्ता याद दिला मदद की गुहार लगाई है। युवती ने एक वीडियो जारी कर अपने 3 भाई बहनों के साथ शिवराज से इच्छा मृत्यु की मांग की है। युवती ने वीडियो में बताया कि जेपी अस्पताल में कोरोना के चलते उसकी मां की मृत्यु हुई थी। साथ ही युवती ने अस्पताल पर उसकी मां की लाश के साथ अमानवीय व्यवहार करने के भी आरोप लगाए हैं। बता दें कि युवती के पिता की मृत्यु 8 साल पहले हो चुकी है। वीडियो जारी कर युवती ने कहा कि अगर उसकी मां की मौत की जांच नहीं कर सकते तो उसे भी अपने 3 भाई बहनों के साथ इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। नमस्ते मामा शिवराज, मैं प्रियंका, आपकी भांजी, मध्य प्रदेश भोपाल से। आप तो मध्य प्रदेश में मामा भांजी का रिश्ता बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध कर दिया आपके आने से कि आपकी बहनें, आपकी भांजियों इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन क्या आपको एक जानकारी मैं देना चाहूँगी, 24 सितंबर 2020 को कैसे जेपी अस्पताल में मेरी माँ को मारा गया, मेरी माँ की लाश को फेंका गया, मेरी माँ की लाश को उठाने को आपका प्रशासन तैयार नहीं था। उनकी डेड बॉडी को मैं स्ट्रेचर से उठाकर मरचुरी तक ले जाती हूँ। अंतिम संस्कार के लिए स्ट्रेचर से बॉडी को मैं शमशान घाट तक ले जा रही हूँ। आपके प्रशासन और आपके जयप्रकाश चिकित्सालय शासकीय कर्मचारी द्वारा मेरी माँ की हत्या की गई। क्या अब मैं ये मान लूँ कि आपके मामा भांजी का जो रिश्ता है वो मध्य प्रदेश में सुरक्षित माना जा सकता है? आप अगर मामा हैं, आप मामा कहते हैं, तो आपकी भांजी के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया? आपकी बहन की मौत जयप्रकाश चिकित्सालय में कर दी जाती है, हो जाती है। उसके बाद मेरी माँ की लाश को उठाने तक को कोई तैयार नहीं होता। आपकी भांजी अकेले पीपी किट पहन के बॉडी को स्ट्रेचर पे रखती है, मरचुरी तक ले जाती है। उसके बाद मेरी माँ की मौत के बाद भी उनको सुकून नहीं मिलता। उनको स्ट्रेचर पे रखने तो क्या, उनको सुरक्षित शमशान घाट तक ले जाने की प्रक्रिया तक अच्छे से नहीं की जाती। मेरी माँ हम 4 छोटे छोटे बच्चों को भरण पोषण करती थी। आज मेरे पिताजी तो नहीं रहे और मेरी माँ का साया भी उठ गया सिर्फ प्रशासन की लापरवाही से। और आज तक मेरी माँ की मौत पे जांच नहीं की गई, जिसके सबूत मैं पहले भी दे चुकी हूँ, जिसमें मैं खुद अपनी माँ की बॉडी को कपड़े पहना रही हूँ, कि पीपी किट पहना रही हूँ। अपनी माँ की देखभाल भी मैंने की 15 दिन तक। आज मैं इतनी लाचार हो गई कि हम लोग रोड पर आ गए। अगर आप मेरी माँ की मौत की जांच नहीं कर सकते, हमारा भरण पोषण की जिम्मेदारी प्रशासन नहीं ले सकता, तो हम चारों भाई बहनों को इच्छा मृत्यु दी जाए, ये मेरी माँ। सुवासरा विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में आयोजित सुवासरा मंडल के कार्यकर्ता महासम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शिरकत दी। कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। साथ ही विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पिपलिया मंडी आए थे तो उन्होंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, पर सिंधिया जी ने जरूर मुख्यमंत्री बदल दिया है। कहा था कि 8 दिन में यदि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। सिंधिया जी ने वही तो किया, तो राहुल गांधी नहीं कर पाए, सिंधिया जी ने कर दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति में ऐसे शब्द मध्य प्रदेश में कभी भी नहीं बोले गए जो कमलनाथ जी ने शुरुआत की है। मैं समझता हूँ कि हमारे पीढ़ी के लोग उनकी पीढ़ी से दुखी
इस प्रकार के शब्दों का वो इस्तेमाल करें। मैं नहीं समझता कि हमें इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। राजनीति की एक गरिमा है, आप मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, आपकी भी एक गरिमा है। आप इस प्रकार के शब्द बोलकर अपनी गरिमा करें। आपने बोला है कि सरकार आप गिरा देते पहले, लेकिन शाह जी ने मना किया। सही है, कांग्रेस में शुरू दिन से ही असंतोष था। बहुत सारे ऐसे सीनियर कार्यकर्ता मंत्री बनाया गया, जूनियर लोगों को मंत्री बनाया गया, बहुत लोग नाराज हैं। वो मुझसे मिले भी और मैंने कहा अमित शाह जी से कि सरकार गिर सकती है। उन्होंने बोला नहीं, सरकार को चलने दो, सरकार अपने हिसाब से देखा, हमने नहीं गिराई। कांग्रेस समर्थक कंप्यूटर बाबा ने एक बार फिर विधानसभा उपचुनाव के लिए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस छोड़ने वाले 25 विधायकों को गद्दार कहा है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि कमलनाथ सरकार को गिराकर इन लोगों ने लोकतंत्र के साथ मजाक किया है और बेंगलुरु में जाकर अपना ईमान बेच दिया था। इसलिए प्रदेश के 25 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के विरोध में संत समाज लोगों के बीच जाकर इन पूर्व विधायकों की असलियत बताएंगे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोकतंत्र का जो इन्होंने हत्या की है, जिन्होंने संविधान को खतरे में पहुंचाया है, हम साधु समाज उनका विरोध कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो गद्दार हैं, ऐसे लोग को मध्य प्रदेश में विधानसभा में नहीं पहुंचना चाहिए, जिन्होंने जनता की चुनी हुई सरकार को गिराई है और वो भी खरीद फरोख्त करके इन्होंने गिराई है। इसलिए संत समाज इनका विरोध करता है। सभी 25 विधानसभाओं में हम लोग जा रहे हैं और अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में हम लोग के पास जनता आती है और कहती है कि वास्तव महाराज हम लोग से पूछना था, इन्होंने हमसे पूछा नहीं। अब बेंगलोर वोट मांगना है तो अब बेंगलोर जाएं, हमारे पास ना, ये जनता का कहना है। और हम लोग भी लोकतंत्र को बचाने के लिए मैदान पर उतरे हैं। केवल 25 विधानसभाओं में जाएंगे जहां जहां इन्होंने गद्दारी की। दिन ब दिन अपराधियों और दबंगों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जनपद हापुड़ से, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड से, जहां दबंगों ने एक परिवार पर लाठी, डंडे, हथौड़ों और पत्थरों से मारपीट की और 15,000 छीन कर मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद परिजनों में खौफ का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस दबंगों की जांच में जुटी हुई है। क्या हुआ है? वो यहाँ पर आके चिपटे। किस बात को लेकर? गाली गुफ्तार हुई थी, बदमाशी दिखा रही थी। न पैसे लेके, सामान के पैसे देने आ रहा था, काम चालू है। कौन लोग हैं? इधर के ये मस्जिद के पीछे वाली गली के। कितने लोग थे जो यहाँ पर आए थे? यहाँ पर आए थे 5-7 लोग और वो आके यहाँ पे? नहीं, वो सामान उठा के वही छीना झपटी हुई है और मार डाल हुई है। फेंक रहे थे आप? और सामान है ना ये रखा हुआ, वो गिरा। फोन भी ले गए, फोन भी ले गया आपका छीन के। MI का मामला जो छोटे वाले से जो भी बदतमीजी हुई थी, ये घर में काम कर रहा था, वो लोग आए, उसे बुलाया, उसके साथ में बदतमीजी करी कि इतने हम पहुंचे, वो हम पे भी लिपट गए। इस पे एक फ़ोन था, कुछ पैसे भी थे कि नहीं, पैसे देने कह रहा था जाने को, तो पैसे भी निकाल लिए उसके जेब में से। एक फ़ोन 15,000 रुपये वो मैंने दिए थे उसे। उसका एक बड़ा फ़ोन था उसके हाथ में, वो पता नहीं वो कहाँ गया है, वो फ़ोन का भी पता नहीं है उसका। आरोन थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी त्योहारों को लेकर विचार विमर्श किए गए, जिसमें SDM ब्रजेश शर्मा, तहसीलदार निशा भारद्वाज, थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश मुदगल, CMO हरिप्रसाद जाटव सहित नागरिक और पत्रकार भी मौजूद रहे। पत्रकार नूतनगिरी पर उच्च न्यायालय से न्याय मिलने पर यूनाइटेड प्रेस क्लब तराना ने गढ़ मारुति मंदिर कायथा में सुंदरकांड और पत्रकार मिलन समारोह आयोजित कर सभी का आभार व्यक्त किया। स्वागत कार्यक्रम का संचालन तहसील अध्यक्ष अर्पित बोडाना ने और कार्यक्रम का संचालन कवि महेश शर्मा ने किया और आभार कोषाध्यक्ष सतीश जायसवाल ने माना। मध्य प्रदेश उपचुनाव, इस सीट पर भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। भाजपा नेता जगमोहन वर्मा ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और बताया कि शनिवार को बीजेपी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के सदस्य रह चुके हैं। जगमोहन वर्मा ने बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवो को इस्तीफा सौंपा है और स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है।
रतलाम में मोती नगर में एक विवाद की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिसकर्मी यशवंत को मौके पर भेजा गया। इस दौरान मौके से दोबारा विवाद की सूचना पर एक अन्य पुलिस जवान विकास भी मौके पर पहुंचा, जहां पहले से भेजे गए पुलिस जवान यशवंत के साथ विकास का इस बात पर विवाद हो गया कि वह समय पर क्यों नहीं पहुंचा, और विवाद में दोनों पुलिसकर्मी आपस में हाथापाई पर उतर आए और पुलिस जवान विकास ने दूसरे पुलिस जवान यशवंत के सर पर पत्थर से वार किया और वहां से फरार हो गया। थाने पर सूचना के बाद घायल पुलिस जवान यशवंत को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है और उनका इलाज अभी चल रहा है। फिलहाल इस मामले में पत्थर से वार करने वाले पुलिस जवान विकास को एसपी के आदेश से सस्पेंड कर दिया गया है। ये रात्रि 12:30 बजे की घटना है। यहाँ पे मोती नगर में दो पक्षों में विवाद की सूचना आई थी थाने पे, तो उस पर से चीता 3 में जो जवान लगा था आरक्षक यशवंत और FRA 20 जो है 100 डायल उसमें लगा था आरक्षक विकास अग्रवाल, ये मौके पर पहुंचे थे। तो मौके पर जो पहले नहीं पहुंचने की बात को लेकर आपस में दोनों जो जवान हैं उन पे विवाद हो गया था। इसमें जो आरक्षक विकास अग्रवाल हैं उन्होंने जो आरक्षक यशवंत है उसको पत्थर की मार दी थी, इसकी वजह से वो घायल हो गया था। उसको अस्पताल से जो प्राथमिक उपचार करवाए हैं। इस मामले में जो प्राथमिक रिपोर्ट है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित की है, जिस मामले में श्रीमान द्वारा आरक्षक विकास अग्रवाल को सस्पेंड कर विभागीय जांच स्टार्ट की है। मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील के समीप ग्राम बरखेड़ा उदा में विद्युत मंडल की लापरवाही से भयानक हादसे ने अंजाम लिया है। हादसे में करंट लगने से एक भैंस की मौत हुई है। इस तरह से घटनाएं आए दिन सामने आती ही रहती है, लेकिन विद्युत मंडल का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं जाता है। बता दें, क्षेत्र में लगी हुई सारी डीपीयां हमेशा खुली रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार लिखित और मौखिक शिकायत करने के बावजूद भी किसी भी अधिकारी ने इसे गंभीरता से अभी तक नहीं लिया है। उदा में करंट के द्वारा पहले भी किसी की मृत्यु हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर बिजली विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसका क्या कारण है सर? मुझे भी डीसी में आए हुए 2 महीने हुए थे जी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यूँ भी जैसे ये यहाँ पे फेस के तीनों तार तो पोल पे ही है, ये न्यूट्रल का तार टूटा हुआ है। तो यूँ जनरली न्यूट्रल के तार में करंट तो आता नहीं है, ये कहीं से अचानक करंट लीकेज भाव से कारण ऐसा। सर फिर भी जवाबदारी तो बिजली विभाग की बनती है ना? नहीं बनती है, पर चूंकि फेस के तार तो बिल्कुल सही लगे और न्यूट्रल में करंट आता नहीं है। अब वो कैसे आए उसकी हम जांच करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रविंद्र। क्या किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा कि स्वामित्व योजना से हितग्राहियों को सीधा लाभ होगा। परिवार बैंक से कागजी गारंटी पर लोन भी ले सकेंगे। साथ ही शिवराज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया है, हम जन विकास के काम करते हैं तो वह बस हम पर टिप्पणी करते हैं। और नानाजी देशमुख का जन्मदिन है आज, और इस दिन को और ऐतिहासिक बना दिया। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे गांव में रहने वाले बहन और भाइयों के लिए, वो जिस जमीन पर रहते थे, जिस घर में रहते थे, उस घर के स्वामित्व का कानूनी अधिकार उनके पास नहीं था। कोई कानूनी कागज उनके पास नहीं थे। आज स्वामित्व योजना लागू करके उनको अपने घरों का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। अब वो अपने घर की बिक्री कर सकते हैं, कोई किसी का घर खरीद सकता है, उस पर बैंक उसको उसकी गारंटी पर बैंक लोन मिल सकता है। और कई बार सीमाओं के विवाद खड़े होते थे, वो सदैव के लिए समाप्त हो गए। मध्य प्रदेश में भी इस योजना पर हमने काम शुरू किया है 3 जिलों में। अभी स्वामित्व के अधिकार की योजना पर हमारा काम चल रहा है, जल्दी पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू करेंगे। उज्जैन में पुलिस के चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के बावजूद भी अपराधियों के हौसले कम नहीं हो रहे हैं। 0 पॉइंट ब्रिज से ढांचा भवन की ओर जा रही युवती के गले से
बदमाशों ने सोने की चेन झपट ली। घटना के बाद युवती ने अपनी एक्टिवा से आरोपियों को कुछ दूरी तक उनका पीछा भी किया, लेकिन अपराधी फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है। मेरे भाई की बेटी दिव्या है और ये जॉब करती है मारुति शोरूम में, और वहाँ से आ रही थी, घर साइड जा रही थी। हम पटेल कॉलोनी रहते हैं, तो इस जगह पे जो है ना पीछे से दो लड़के आए, बाइक पे बैठे हुए थे और उन्होंने झपट्टा मार के इसकी चेन छीन ली। और चेन में लॉकेट भी था, करीबन 1.5 तोले का लॉकेट और चेन थी। और इसने फिर गिरी नहीं, पर इसने पीछा करा वहाँ तक, उसका गाड़ी का टर्निंग तक, और फिर नंबर देख पाई। और टर्निंग पे क्या है, बहुत जाम था, तो वो जैसे तैसे निकल गई, ये नहीं निकल पाई जो है ना। पर इसने नंबर ये नोट कर लिया जो उसको दिमाग में आया, 70-80 नंबर था। और पीछे जो लड़का बैठा था उसको पिंक कलर का जो है शर्ट पहना हुआ था और मुंह पे गमछा था उसका, ये इतना देख। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर दायर जनहित याचिका पर पिटिशनर अधिवक्ता ने केंद्र और राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें गाइडलाइन का पालन करते हुए 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा करने संबंधित छूट प्रदान की गई है। दरअसल ग्वालियर के अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की है जिसमें कहा गया है कि उपचुनाव के मद्देनजर कोरोना की गाइडलाइंस का मजाक बनाया जा रहा है, जिसके कारण संक्रमण के ज्यादा फैलने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार ने राजनीतिक कार्यक्रमों में संख्या से छूट संबंधित यह आदेश 8 अक्टूबर को निकाला था। इस पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने जो न्यायालय ने जो आदेश किए हैं, 3 तारीख को एक आदेश किया था जिसमें ये कहा था कि कोविड की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाए और जो अधिकारी हैं वो उसके विरुद्ध जो भी नियम तोड़े हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। किंतु देखा गया कि माननीय जो लोग थे वो लोग अपने नियमित कार्यक्रमों पर अंकुश नहीं लगा रहे थे। एक 8 तारीख को उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर एक आदेश पारित किया है, मतलब उसमें कोविड की गाइडलाइन है उसका उन्होंने नया एक सर्कुलेशन निकाल दिया कि सभाएं हो सकेंगी इस तरह का। हालांकि उसमें भी मैंने इस बात के लिए कहा था कि सभाएं हो सकेंगी, ये अपने लिए एक गाइडलाइन लेके आए हैं जो पूर्णतः अनुचित है। आम आदमी के लिए कानून नहीं, इनके लिए कानून। तो 3 तारीख के जो आदेश हुआ उसका वायलेंस तो हो ही रहा है, लेकिन 8 तारीख के बाद ये अपने आप के लिए और नए रूल लेके आ गए हैं जिसको मैंने चुनौती भी दी है। नवरात्रि पर्व जल्द शुरू होने वाला है। नवरात्रि में लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवास आकर माता का आशीर्वाद और दर्शन लाभ लेते हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने इस बार नवरात्रि पर्व के शुरू होने से पहले ही चाक चौबंद व्यवस्था की है। देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने प्रशासन की टीम के साथ माता टेकरी पर जाकर व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देशन दिए। सर, आज आपने टेकरी पर निरीक्षण करा है और इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी आने वाले दर्शनार्थियों के लिए? तो जैसे पूर्व वर्षों के भांति जो शारदीय नवरात्रि है वो 17 तारीख से प्रारंभ हो रही है। एक तो ये महत्वपूर्ण है कि इस बार हमको सारी व्यवस्थाएं भी करना और ये भी देखना है कि हम कोविड से किस तरह से बचाव करें, ज़्यादा भीड़ ना होने पाए और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं लगा रहे हैं। जो मूल व्यवस्था लगती थी, जो लाइट की है या कि कहाँ से लोगों की एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगा, इस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। पर इस बार पहले से हम स्पष्ट करना चाहते हैं लोगों को कि जो हमारा प्रमुख प्रवेश द्वार होगा वो जो पीछे पुलिस लाइन के पास में है धूनी वाला द्वार, वो मुख्य द्वार होगा और केवल लिमिटेड एंट्री ही हम जो है सीढ़ी मार्ग से कराएंगे और बहुत ही जिस दिन ज़्यादा भीड़ होगी दूसरे दिन कराएंगे। अन्यथा सामान्यतः जो लोगों के दर्शन के लिए एंट्री होगी वो धूनी द्वार से होगी। अभी सारी जो व्यवस्थाएं पूर्व वर्षों की भांति लगती है व्यवस्थाएं लगाई जा रही और हम चाहते हैं कि पूरी भव्यता के साथ, पूरी सौंदर्य के साथ, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ इस बार दर्शन के प्रबंध किए जाए। सर, जपरेश्वर वाला जो मार्ग है जहाँ से दर्शनार्थी आते हैं सुरपट मार्ग से, तो उस पर क्या लोग नहीं आ पाएंगे? नहीं, उसमें आएंगे, पर अधिकांश लोग जो बाहर के लोग आते हैं कारों से, उनको हम जो अपनी गाड़ी से लोग आते हैं पुलिस लाइन का जो हमारा ग्राउंड है उसमें पार्क करेंगे और धूनी मार्ग से आएंगे। जो शहर के लोग पैदल आते हैं वो सामान्यतः आते रहेंगे। सर, आपका पहला काल है नवरात्र का, पहली बार आपका? मेरा पहला है, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ और इतने बड़े पर्व के लिए मुझे व्यवस्था करने का मौका मिल रहा है।
मेरे समझ से माता जी की कृपा से सब कुछ अच्छा निपट जाए। सर नारियल प्रसाद चालू होगा? जिस तरह से पुराने सालों की व्यवस्था होती थी, 3-4 चीजें स्पष्टता नहीं चालू होंगी। इस बार हमारा अन्य क्षेत्र नहीं चलेगा, शहर में कहीं भी भोजन और प्रसादी का काम नहीं चलेगा, उसको पूर्णतः हम प्रतिबंधित करेंगे। केवल दर्शन होगा और दर्शन पूरे के पूरे 9 दिन जैसे होते थे उस तरह होंगे। पर इस बात से बहुत खतरा रहता है कि लोग कहाँ पे बना रहे हैं प्रसाद, उसको किसको वितरण कर रहे हैं, हाथ से देंगे, दूसरे के हाथ में जाएगा। ये हम जरूर सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से खाने पीने का जो है भंडारे नहीं चले। ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि जो छोटी छोटी दुकानें पूरे मार्ग में लग जाती थी वो नहीं लगे, केवल जो मंदिर समिति की स्थापित दुकानें हैं वही बने। ठीक। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा के मंत्री सुरेश धाकड़ ने अपने बयान में कहा था कि वे बिके हुए हैं, इसलिए मेरी चुनाव आयोग से अपील है कि उनका नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे कि चुनाव आयोग को पता लगे कि मंत्री कितने में बिके हैं और उनके बेचने वाले ने कितने की दलाली की है। मध्य प्रदेश में खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार चलाने का प्रमाण आज फिर एक मंत्री ने देने का काम किया, जिसने अपने भाषणों में कहा है कि मैं बिचा हूं और कितने किसके लिए बिचा हूं। तो मेरा सीधा सवाल है कि पहले ये बताएं कि कितने में आप बिचे हैं और जिन लोगों ने आपको बेचा है उन्होंने कितनी दलाली इस लोकतंत्र को बेचने के लिए। मेरा आग्रह है इलेक्शन कमीशन से कि इन बिचाऊ लाल लोगों का कहीं न कहीं उनका नार्को टेस्ट कराए। और देश की सरकार में गृह मंत्री या प्रदेश में बैठे ये लोग क्या सिर्फ महिलाओं के ही फोन टैप कराने का काम करेंगे कि इन बिचाऊ लालों की कहीं न कहीं वो नार्को टैक्स भी कराएंगे, ताकि इस देश के लोकतंत्र में ये कहाँ उस दुरुपयोग करेंगे, कहाँ सत्ता के पाने के लिए उसका दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कत्ल करेंगे। सीधा सवाल है कि कितने में बिके और कितने दलाली आपको बेचने वाले महाराज ने ली। निवाली नगर में आरटीओ बैरियर ने एक वाहन पर 14,000 का चालान काटा है। इस संबंध में जब वाहन चालकों से जानकारी जुटाई तब वाहन चालकों ने बताया कि बैरियर पर बार बार हम लोगों से बिना किसी रसीद के पैसे लिए जाते हैं। वहीं कई वाहन चालकों का कहना था कि सरकार के द्वारा कोरोना काल को देखते हुए टैक्स में छूट दी गई है, जिसके बाद भी निवाली बैरियर पर हम लोगों से हजारों रुपयों की वसूली की जा रही है। ये सर पैसे मांगते 200 जाने का 200 आने का, सर बस ये पैसे ये लगेगा एंट्री तो गाड़ी पास होगी नहीं होगी। फसल है तो लड़के लोग बैठे रहते हैं, वो ढंग से बात करते नहीं। भैया रजिस्टर का टैक्स भरना पड़ेगा ऐसा बोल रहे हैं। 1000 रुपए दिया था पिछले बार भी, अभी भी भरने का बोल रहे हैं। वहाँ पे गाड़ी खड़ा किया, आगे क्यों यहाँ पे वाहनों से मोटरयान कर और चालानी कार्रवाई की, सब गलत बातें हैं, झूठ है जी। उसका टैक्स बनता है, ये सब मिथ्या है। कल 13 वाहनों पे चालानी कार्रवाई की गई है, 16 वाहनों पे मोटरयान कर वसूला गया। कुशीनगर के बदुराव गांव के रहने वाले सैनिक रामेश्वर गुप्ता की चीन सीमा पर तैनाती के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद परिजनों सहित पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिजन आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए 2 पुत्र की नौकरी, शहीद के नाम पर सड़क और गैस एजेंसी की मांग को लेकर अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे थे। सुबह सांसद और विधायक गांव पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया गया, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ शहीद के शव को अंतिम विदाई दी गई। इनको 30 अप्रैल की बारात आएगी और मैं सरकार से मेरा ये आग्रह है कि मीना देवी के सुख चैन के लिए, कुछ जीने के लिए गैस एजेंसी उनको हम ही भर्ती कराने के लिए गए, भर्ती कराए और हमारे समय हमारे गोद से चले गए। इस समय तो चले गए, लेकिन हमारा मांग हम तो अपने लिए कुछ नहीं मांगे, लेकिन उनके लिए तो मांगे उनकी स्मृति बने, उनके नाम से सड़क बने, उनके नाम से गेट लगे, ये सब काम होना चाहिए। हमारे गांव का विकास हो। बस अब इसके बाद से हम अपने लिए क्या, हम हमारे तो सब कुछ मिल गया। वो तो इतना देकर चले गए, शहीद हो गए, उनका नाम अमर हो गया। हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही। यहाँ से जब ड्यूटी में गए तो आपसे क्या बात करके गए सर? क्या आज करके गए थे आप? हाँ, वो मिलजुल कर गए। हम फिर आएंगे, मुलाकात होगा आने के बाद। उसके बाद से मान लीजिए दूसरा समाचार हुआ, इसके बाद से वो चले गए। अब यही समाचार मिला, दुखित समाचार हमको मिला कि हमारे
भाई शहीद हो गए। आज उनकी बॉडी को लेकर के हम लोग जलाए हैं, संस्कार किए। और शहीदों के लिए जो आस्था, जो विश्वास पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किए हैं, उसमें कहीं कोई अब कमी नहीं आने देंगे। और आज के प्रति संवेदना हम सभी की होनी चाहिए, उस परिवार के प्रति, उस राष्ट्रभक्त के प्रति। और सभी नौजवानों को मैं आगाह करूंगा कि इन विषम परिस्थितियों में आप सभी को संगठित होकर के उस परिवार के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, उस वीर सपूत के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, ताकि वह वीर सपूत के आत्मा को हम शांति दे सकें। न कि विरोध करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विरोध करना ये राष्ट्र हित में नहीं है, न उस परिवार में हित में है, न उस नौजवान के हित में। इसलिए बंधुओं, आप सभी से मेरा आग्रह है, अनुनय है, विनय है, जो आपकी मांग है मैं हर मांग पूरी कराऊंगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की संवेदना हम सबसे अधिक है उस परिवार के प्रति, उस राष्ट्रभक्त के प्रति और आप सभी के प्रति। इसलिए आप कदापि न सोचें, आपकी जो भी मांगे हैं हर मांग हम लोग पूरा करने का संकल्प लिए हैं और निश्चित रूप से हम पूरा करवाएंगे। लेके आए डिब्रूगढ़, हमारे जो है अफसर लेके आए और जो है पार्सल करा करके जहाज में तो रखवा दिए। और जो है जहाज में मैं जो है ले करके डिब्रूगढ़ से कलकत्ता आया और कलकत्ता से बनारस में लेके आया और बनारस से 3 बजे से मैं ले करके खूब आराम से बताइए रतलाम जिले के पुलिस थाना रावटी क्षेत्र में शनिवार रात को रावटी रानी सिंह मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रही 2 मोटरसाइकिलों में भयानक भिड़ंत हुई। भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 पुरुष 1 महिला शामिल है। तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए। 8 बजे घटना है। सूचना मिली कि छापड़ा डामा हनुमान मंदिर के पास में एक्सीडेंट हो गया है। बाद मौके पर पहुंचा, 2 व्यक्ति वहां पे घायल पड़े थे और 1 महिला घायल पड़ी थी, जिन्हें अस्पताल लेके आए रात में। और डॉक्टर द्वारा मुकेश पिता बापू खड़िया 30 साल निवासी मलवासी को मृत घोषित किया। और उसके साथी जो महिला थी लीलाबाई पत्ती कट्टू कटारा घायल थी, जिसे गंभीर घायल होने से डॉक्टर द्वारा सीएस रतलाम रेफर किया गया, जिसकी भी मौत हो चुकी है। वो एक व्यक्ति जो अज्ञात था उसका पता नहीं चला, उम्र करीब 25 साल का, जिसकी भी डॉक्टर जी से मौत घोषित किया गया। अज्ञात व्यक्ति के बारे में अभी तक कुछ पता चला? अज्ञात व्यक्ति के बारे में भी पता चल गया है। उसका पिताजी आए हैं, पहचान उसकी हो गई है, शिनाख्ती हो गई उसकी। उसका नाम है राजू पिता कमजी वसुनिया, 25 साल निवासी पिपलीपाड़ा। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस द्वारा अभी मर्ग कायम कर जांच पंजीबद्ध। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।